नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेक आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के संविधान के कार्य हैं? पहला है कि सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, दूसरा है कि शासन की संरचना को स्पष्ट करना, तीसरा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, चौथा है राज्य को वैधता प्रदान करना। विकल्प दिया गया है केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 4 और डी दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए ना तो किसी देश के संविधान के जो कार्य है उसमें सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना कि सरकार का जो उद्देश्य क्या है, अपने नागरिकों के प्रति जो है उसकी उसकी जवाबदेही क्या है। उसमें जैसे सामाजिक न्याय है, आर्थिक विकास है, स्वतंत्रता है, समानता और उसे बंधुत्व को स्पष्ट करता है। और दूसरा है कि शासन की संरचना को स्पष्ट करना। शासन की संरचना कैसा, जैसे मतलब अध्यात्मात्मक है कि लोकतंत्रात्मक है, संसदीय व्यवस्था है, इस तरह की जो रचना होती है उसको स्पष्ट करता है संविधान। तीसरा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो संविधान क्या है ना कि संविधान राज्य को एक वैध और वैचारिक आधार प्रदान करता है। तो वो जो अपने नागरिकों की अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। चौथा दिया गया है राज्य को वैधता प्रदान करना। तो संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की रूपरेखा देता है जो भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इस तरह देखा जाए जो चारों कथन दिए गए हैं, ये चारों जो है किसी देश के संविधान के कार्य हैं। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न दिया गया है कि संविधान उन कानूनों को कहते हैं तो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। संविधान की उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? इसमें विकल्प दिया गया है ए बी डाइसी, डॉक्टर फाइनर, गिलक्राइस्ट, केसी व्हीयर। तो बताइए ये कथन किसका है? जो कथन दिया गया है कि संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं, जो कथन है ए बी डाइसी का है। ए बी डाइसी का आप लोग नाम सुने होंगे क्योंकि भारतीय संविधान में भी इनका नाम आता रहता है। तो इस तरह जो है हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न दिया गया है कि अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। दूसरा कि यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। तीसरा है कि इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। बताइए इसमें से कितने कथन सही हैं? इसमें जो कथन दिया गया है कि अलिखित संविधान के संदर्भ में, तो इसमें देखा जाए ना इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है, ये भी सही है क्योंकि अलिखित होता है। अलिखित संविधान को मतलब जो है परिवर्तन करना जो है आसान होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है, ये भी सही है। इसमें जो है समय के अनुसार जो भी परिवर्तन करना होता है, जो समय के अनुकूल होता है वो मतलब परिवर्तन होता रहता है उसमें उसमें जो है विकास होता रहता है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण जो है परंपराओं द्वारा होता है, ये भी सही है। तो हमारे तीनों कथन सही है, तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा? विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन दिया गया है कि लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। दूसरा कथन है कि अमेरिकी संविधान नमनीय संविधान का उदाहरण है। इसमें दिए गए हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, एक, दो और दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है, ये तो सही है, क्योंकि सिर्फ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं, कोई भी प्रक्रिया हो लिखित संविधान में उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि अमेरिकी संविधान नमनीय संविधान का उदाहरण है। ये नमनीय संविधान का उदाहरण नहीं है। नमनीय संविधान का उदाहरण जो है ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का नहीं है। तो कथन दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल एक कथन सही है, पहला वाला, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया कि निम्नलिखित में से कितनी भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं? दिए गए हैं संविधान की कठोरता, दूसरा कथन दिए गए स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा कथन दिया गया है कि 2 सदनों वाली विधायिका, चौथा दिया गया कि लिखित संविधान। विकल्प में है सभी 4, केवल 3, केवल 2, केवल 1। बताइए। तो इसमें देखा जाए कि भारत के संविधान में संघ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत का एकात्म पूर्वाग्रह वाला एक राष्ट्रीय जो है संघीय राष्ट्र है। तुम्हारा जो है चारों जो इसमें दिए गए विशेषताएं, चारों विशेषताएं जो है भारतीय संघवाद की हैं। पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, चौथा, सभी 4 विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गया है कि विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा किया जाता है। दूसरा कि अमेरिकी संविधान विकसित संविधान का सबसे उदाहरण है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, एक और दो, दोनों। बताइए। पहला कथन जो दिया गया है कि विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा किया जाता है, ये तो गलत है। विकसित संविधान जो है निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है, ये परंपरा और समय के अनुसार जो है विकसित होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उस देश की, उसी तरह वो विकसित होते रहते हैं, अपने आप में जो है ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा, एक अमेरिकी संविधान विकसित संविधान का सबसे उदाहरण नहीं, विकसित संविधान का उदाहरण जो है ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का नहीं है। दूसरा कथन भी गलत है। हमारा विकल्प कौन सा हो जाए? विकल्प बी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक है? दिए गए है कि देश की विशालता और इसकी विविधता। दूसरा है केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान। तीसरा है संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व। विकल्प दिया गया है कि 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2। बताइए इसमें से कौन से कारक जो है भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देते हैं? इसमें देखा जाए ना तो जो पहला कारक है देश की विशालता और इसकी विविधता, ये तो योगदान देता है, पहला तो सही है। दूसरा है केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, ये भी सही है। तीसरा है कि संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व, ये भी सही है। इसमें क्या है ना, जैसे भारत जो विशाल भारतीय संविधान के विशाल आकार के जो कारक हैं उसमें भौगोलिक कारक यानी देश की विशालता और उसकी विविधता है। और एक और कारक है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो विशेषताएं दी गई है लगभग उसी पर मतलब जो आधारित है भारतीय संविधान। तो 1, 2 और तीनों सही है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषताएं हैं? दिए गए हैं लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं। विकल्प दिए गए केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4। बताइए। इसमें देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो पहले देखेंगे संघीय विशेषताएं कौन है। संघीय विशेषताओं में से
लिखित संविधान है। दूसरा जो है संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी कि जो राज्य हो ये मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, संघ को कमजोर करते हैं। क्या? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, और जो मतलब एकीकृत प्रणाली को जो बढ़ावा देते हैं उनमें एकीकृत न्यायपालिका हो गई, अखिल भारतीय सेवाएं हो गए। 2 और 4 सही है, तो विकल्प 2 और 4 किसमें दिए? विकल्प में सी में दिया गया है। इसमें है कि भारत का संविधान जो है एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी समान विशेषताएं शामिल हैं। जैसे जो संघीय सरकार की विशेषताएं होती हैं, 2 सरकारें होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की कठोरता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता होती है। तो इसमें जो 1 और 3 जो है ये संघीय शासन की विशेषताएं हैं। 2 और 4 जो है ये जो है एकीकृत शासन की विशेषताएं हैं। तो विकल्प हमारा 2 और 4 हो जाएगा, तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं? दिया गया है बहुमत दल का शासन, संपूर्ण विधायिका का विघटन, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, चौथा विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। विकल्प है 2 और 3, 1 2 और 3, 1 3 और 4, 3 और 4। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि संसदीय सरकार की विशेषताएं, तो पहला जो है बहुमत दल का शासन, ये विशेषताएं हैं। दूसरा कि संपूर्ण विधायिका का विघटन, संपूर्ण विधायिका का विघटन नहीं होता, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो जो दूसरा कथन है ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। तीसरा है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये विशेषता है संसदीय सरकार की। चौथा एक विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है, ये भी विशेषता है। तो 1 3 4 विशेषता है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विकल्प दिया गया है 1 3 4, 1 2 और 3, 2 और 3, 3 और 4। बताइए कौन सही है। पहला कथन है कि भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान संविधान कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था, ये गलत है। 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया था, यानी कि लागू किया गया था। तो और तीसरा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है, ये भी सही है। चौथा भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी सही है। चौथा कथन सही है। विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। 1 3 और 4 सही है, विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 6 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। दूसरा ए श्रेणी में चीफ कमिश्नरी या आयुक्त प्रांतों को रखा गया था। विकल्प दिए गए केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। बताइए इसमें से कौन सही है। तो पहला कथन है कि रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 6 श्रेणी में राज्य बटे हुए थे। सही गलत है, ये गलत है। 6 श्रेणी में नहीं, 4 श्रेणी में। कौन कौन श्रेणी थी? ए बी सी डी। और दूसरा कथन ए श्रेणी में चीफ कमिश्नरी या आयुक्त प्रांतों को रखा गया। सही गलत है, ये गलत है। ए श्रेणी में कौन से राज्य रखे गए थे? ए श्रेणी में जो है इनमें उन राज्यों को रखा गया था जो सीधे वायसराय के अधीन थे। बी श्रेणी कौन थे? बी श्रेणी थे इसमें जो है एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्यों को रखा गया था। सी श्रेणी कौन थे? सी श्रेणी में थे कि इसमें चीफ कमिश्नरी आयुक्त प्रांतों को रखा गया था। ये जो है ना चीफ कमिश्नरी आयुक्त प्रांतों जो रखा गया था, सी श्रेणी में रखा गया था।
तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो विकल्प हमारा कौन सा है? विकल्प बी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कितनी महिलाएं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा की सदस्य थी? दिए गए हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कनकलता बरुआ, हंसा मेहता। विकल्प है केवल 3, सभी 4, केवल 1, केवल 2। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा में जो सदस्य थी, सरोजिनी नायडू जी थी, सुचेता कृपलानी जी थी, हंसा मेहता जी थी। कनकलता बरुआ नहीं थी। कनकलता बरुआ कौन है? कनकलता बरुआ जो है क्या थी कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, कब? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। उन्हें बीरबाला भी कहते हैं। ये कहाँ की निवासी थी? असम की। 1, 2, 4 सही है हमारा, तो 3 सही है, तो हमारा विकल्प कौन सही? जो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिए गया है, पहला, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। दूसरा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक कोलकाता में हुई थी। तो विकल्प दिए गए हैं केवल 2, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक। बताइए इसमें से कौन सही है? कथन दिए गए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। ये तो सही है पहला कथन। दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दूसरा कथन गलत है, तो केवल एक सही, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न दिए गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। अभिकथन में है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि के रूप में चुना गया था। कारण यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कूट दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा है कि ए सत्य है किंतु आर सत्य है। इसके बाद है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथा है विकल्प ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बताइए। तो इसमें क्या है ना, ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 1930 में। कौन सा अधिवेशन था? ये लाहौर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। तो कथन सही है। कारण जो है कि कारण भी सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी आ रहे, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, एक, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो इसमें बताना है कौन सही है। विकल्प है एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें कथन जो पहला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी सही है। दूसरा कथन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये भी सही है। दोनों कथन सही, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। दिए गए हैं शक्तियों का केंद्रीकरण, इकाइयां केंद्र सरकार की प्रतिनिधि, तीसरा है कि लचीला संविधान। विकल्प दिया केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक दो और तीन, केवल दो और तीन। बताइए। इसमें जो है, जो लक्षण दिए गए हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण है, ये तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है इकाइयां केंद्र सरकार की प्रतिनिधि, ये भी सही है। तीसरा है कि लचीला संविधान। लचीला संविधान मतलब होता है कि संघ जो है, मतलब जब चाहे संविधान को मतलब अपने अनुसार बदल सकता है। इसमें को मतलब है कि राज्यों को नहीं चलती है उतना। तो एक दो तीन ये सही है, तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। दूसरा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन विधि अधिक कठोर है। इसमें बताना कौन सही है। विकल्प है केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें क्या है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ उच्च सदन जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीनेट। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो पहला कथन तुम्हारा सही है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन विधि अधिक कठोर है। ये भी सही है। आसानी से वहाँ पर जो है संविधान सभा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोनों सही है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की सीमाएं हैं। दिया गया है पहला कि नीतियों में निरंतरता का अभाव। दूसरा, कि अनुभवहीन शक्तियों द्वारा शासन। तीसरा, कि अस्थायी सरकार। चौथा, कि नीतियों में निश्चितता। विकल्प में है सभी चार, केवल तीन, केवल एक, केवल दो। बताइए। इसमें देखा जाए ना तो शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की जो सीमाएं हैं, सीमाओं जो है पहला दिया जाएगा नीतियों में निरंतरता का अभाव दिए गया। तो ये तो गलत है, ये नहीं है, ये हमारा जो है गलत है। ये जो है लोकतंत्र की मतलब है व्यवस्था की सीमा है। दूसरा, कि अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन। ये भी गलत है। तीसरा, एक अस्थायी सरकार। ये तो विशेषता है, उसके लक्षण है। चौथा, कि नहीं नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। अस्थायी सरकार नहीं होती। इसकी जो अध्यक्षीय सरकार होती है निश्चित कार्यकाल के लिए मतलब कि चुनी जाती है, इसका विघटन नहीं हो पाता है। और चौथा है कि नीतियों में निश्चितता। ये तो सही है। जब अस्थायी सरकार होगी तभी जो है नीतियों में निश्चितता होगी। तो चौथा ही हमारा सही है, केवल एक सही है। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। इसके अलावा क्या है ना कि शासन की जो अध्यक्षीय व्यवस्था या अध्यक्षीय और शासन प्रणाली है उसके भारतीय संविधान क्या है कि अनुच्छेद 74 और 75 दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 और 75 जो है केंद्र में संसदीय प्रणाली, और अनुच्छेद 163 और 64 ये राज्यों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करते हैं। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाए, केवल एक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किए गए हैं। दूसरा कथन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिए गए हैं। इसमें बताना कौन सही है। विकल्प है केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए कौन सही है। इसमें जो पहला कथन है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को उल्लेख किए गए, तो सही है। दूसरा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विरोधी गलत है। ये तीसरी अनुसूची में नहीं, ये चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। तो हमारा कथन एक सही है, तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी, केवल एक। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। दिए गए असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। विकल्प दिए है केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, तीन और चार, एक, तीन और चार। बताइए कौन सही है। तो भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची जो है जिन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन प्रावधान उसमें कौन कौन से हैं। असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और एक राज्य और है मेघालय। मणिपुर नहीं उसमें, तो एक, तीन और चार सही हो जाएगा। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के विषय है। दिए गया है पोस्ट और टेलीग्राफ, जनगणना, शिक्षा, विवाह और तलाक। विकल्प है केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, एक, तीन और चार, तीन और चार। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। तो इसमें जो है पोस्ट और टेलीग्राफ और एक और सा हो गया, पोस्ट और टेलीग्राफ हो गया और जनगणना हो गई। ये जो है संघ सूची के विषय में है, ये संघ के विषय है। और शिक्षा और विवाह और तलाक
समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती 3 और 4 हमारा सही है, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस सूची मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिए गए थे, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया। दूसरा कथन कि इस सूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक और दो, दोनों बताइए। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख किया गया है। इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में सूची में जोड़ा गया। तो पहला कथन दिए गए तो हमारा सही है। दूसरा कथन है कि क्या इस सूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा जोड़ा गया था। इसमें क्या है ना कि ये जो इसमें जो है 3 बार संशोधन किया गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में, और उसके बाद कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को कब जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी बाढ़ मास को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, केवल एक कथन सही है, तो हमारा विकल्प कौन सही है, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया पहला कि यह संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा है कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे बताना कौन से कथन सही है। केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, बताइए। इससे पहला कथन है कि यह संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो प्रश्न दिया गया ऊपर से, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में दिया गया है। तो जो पहला कथन है 10वीं अनुसूची जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, तो पहला तो कथन सही है। दूसरा है कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। सही गलत है, ये हमारा गलत है, ये गलत है। जो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे, ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दिया गया था। दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हैं उनको 18 विषय दिया गया था। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए भारतीय संविधान में संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जाता है। दिए गया एक संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा। इसे बताना है कौन सा सही है। तो केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। एक है कि संसद के विशेष बहुमत से, दूसरा कुल राज्यों में से आधे के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो पहला तो नहीं है, दूसरा और तीसरा है। और इसमें क्या है कि कुछ मतलब जैसे अन्य प्रावधान जो दिए हैं संविधान में, उनको क्या है कि साधारण बहुमत यानी प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान है। और विशेष रूप से इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन माना ही नहीं जाता है। तो एक तो नहीं सही है, 2 और 3 कथन हमारा सही है, तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया है अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके शुरू किया जा सकता है। दूसरा, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक है। तीसरा कथन है कि इस विधेयक हेतु सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बताना कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं, बताइए।
इसमें जो पहला कथन दिया है कि संविधान केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके शुरू की जाए, सही गलत है? ये सही है, केवल संसद में, किसी विधानसभा में नहीं। दूसरा कथन है, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है। तीसरा कि इस विधेयक के सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, सही गलत है? ये तुम्हारा सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि प्रभावी बहुमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है कि इसे कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, भारत के आम चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। विकल्प है केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2, 1 और 2, दोनों। बताइए। तो इसमें दिया गया है कि क्या है ना कि जैसे बहुमत जो है कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब यह उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत को प्रदर्शित करता है। इसे कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रभावी बहुमत जो है कार्यशील या कार्यात्मक बहुमत नहीं होता है। तो पहला कथन तुम्हारा गलत हो जाएगा। और उसमें क्या है, और मतलब एक बहुमत और होता है, पूर्ण बहुमत होता है। पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत होता है। और इसके बाद है प्रभावी बहुमत। इसका अर्थ है कि सदन की प्रभावी संख्या का 50% से अधिक बहुमत, यानी कि जो अब जैसे 545 सीट है लोकसभा में, तो ऐसा नहीं कि 545 सीट का ही बहुमत लिया जाएगा। जो प्रभावी बहुमत होता है, अगर उसमें से 530 का ही चुनाव हुआ है तो 530 ही लिया जाएगा। तो इसमें क्या है, दूसरा कथन दिया, भारत में आम चुनावों के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे किस प्रकार पारित करना होता है। दिया गया है विकल्प, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत, या सदन का पूर्ण बहुमत। बताइए। तो जब कोई विधेयक जो है जैसे संयुक्त बैठक में पारित होता है तो साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है। तो इस तरह जो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, संयुक्त बैठक में। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है सूची 1 भारतीय संविधान के भाग और सूची 2 विशेष सुमेलित कीजिए। एक इसमें सूची दी गई है और मिलान करना है। तो उसमें दिया गया है कि भाग 17 में क्या है, भाग 17 में भाषा है। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में दिए गए आपात उपबंध दिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। और भाग 14 में ट्रिब्यूनल है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प बन रहा है 3, 1, 2, 4 बन रहा है, विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गया समाजवादी, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष। बताइए। तो इसमें इसका जो क्रम है, पहले स्थान पर आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आ जाएगा दूसरे पे समाजवादी, और तीसरे स्थान पर आ जाएगा पंथ निरपेक्ष, चौथे स्थान पर आ जाएगा लोकतंत्रात्मक। इस तरह हमारा कौन सा बन रहा है 2, 1, 4, 3 बन रहा है, विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के साथ निम्नलिखित में से किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। दिए गया है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। विकल्प दिए है केवल 1 और 2, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। बताइए। इसमें देखा जाए तो जो न्याय न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय व्यवस्था नहीं की गई है। तो 1, 2, 4 सही, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया इसमें सूची 1 प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सूची 2 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में उनके कथन सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिए गए हैं पहले पे
के एम मुंशी के द्वारा क्या कहा गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को के एम मुंशी द्वारा कहा गया है राजनीतिक कुंडली, ये हो जाएगा। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। और एन ए पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र। तो इस तरह क्या बन रहा है? इस तरह 4 2 1 3 बन रहा है, हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया है कि निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गया, संप्रभुता का शब्द का अर्थ है कि कोई देश किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। इसमें बताने कौन सही है? विकल्प है केवल 2, ना तो एक ना ही 2, केवल एक और 2 दोनों बताइए। इसमें देखा जाए तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कोई देश किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, तो सही है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है, ये भी सही है, दावा करती है। दोनों कथन सही है, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में शामिल है। दिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। विकल्प है केवल 2 और 3, 1 2 3 और 4, 2 3 4, 3 और 4 बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो भारतीय संविधान की मूल संरचना में जो शामिल है, पहला न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये तो शामिल है, संसदीय प्रणाली भी शामिल है, संघवाद भी शामिल है और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि ये ऐसे प्रावधान हैं जो मूल संरचना में शामिल है, इसमें जो है संसद के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 सही है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि केशवानंद भारतीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि इस वाद में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो बताना है कौन सा कथन सही है? केवल 1, ना तो एक ना ही 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों बताइए। इसमें देखा जाए तो केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में आया था। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है कौन संसद। तो पहला तुम्हारा सही है। और दूसरा है कि इसमें क्या है ना कि इसकी जो शक्ति है असीमित नहीं है संसद की, यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करने की सीमा तक ही सीमित है। इस मामले में जो है संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई थी। दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है, हमारा विकल्प जो है डी बनेगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बल और संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। दिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक। विकल्प दिया गया है कि 1 2 और 3 4, 2 3 4, 2 और 4, 1 2 और 3 बताइए इसमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसमें है कि क्या वर्ष 1976 में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो 1 2 और 3 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है कौन सही हो जाएगा? विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा को निर्धारित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। दूसरा, एक प्रत्येक राज्य की विधायिका उस राज्य में बोली जाने वाली केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। बताने कौन सही है? केवल 1, ना तो एक ना ही 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा को निर्धारित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। ये तो गलत है, अनुच्छेद 43 नहीं बताता है, अनुच्छेद 345 बताता है इस विषय में। पहला कथन सही है। दूसरा, प्रत्येक राज्य की विधायिका उस राज्य में बोली जाने वाली केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करती है। ये सही गलत है? ये गलत है कि क्या इसमें क्या है ना, यह प्रत्येक जो है राज्य की विधायिका को उस राज्य में बोली जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को सभी आधिकारिक उद्देश्यों में उपयोग के लिए आधिकारिक भाषा को अपनाने की अनुमति देता है। मतलब केवल एक नहीं, एक या अधिक भाषा। तो दोनों कथन हमारे गलत है, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
दिए गया है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए इस पद का प्रावधान करता है। दूसरा है कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है मूल रूप से भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है केवल दो और तीन, एक दो और तीन, एक और तीन, एक और दो। बताइए। पहला कथन दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए इस पद का प्रावधान करता है। कौन से पद का? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। ये गलत है, अनुच्छेद 350 भी करता है। दूसरा है कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। तीसरा, एक मूल रूप से भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सही गलत है? ये भी सही है। तो इस तरह हमारा दो और तीन सही, तो विकल्प हमारा ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि संशोधन के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई। दूसरा कथन है कि इस संशोधन के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए थे। तीसरा कथन है कि संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। चौथा है कि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें बताना है कि कितने कथन सही हैं। विकल्प है सभी 4, केवल 3, केवल 2, केवल 1। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन दिया गया है कि इस संशोधन के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने और तो राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। ये तो कथन सही है हमारा। दूसरा है कि इस संशोधन के द्वारा वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले 3 आधार जोड़े गए थे। सही गलत है? ये भी हमारा सही है। तीसरा कथन दिया गया कि संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। सही गलत है? ये हमारा गलत है। अनुच्छेद 81 में जो संशोधन किया गया था वो द्वितीय संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कौन से? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 के द्वारा किया गया था। तो तीसरा कथन गलत। चौथा कि इस संविधान के द्वारा या नहीं संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें हमारे 3 कथन सही हैं। 3 कथन सही है, तुम्हारा विकल्प कौन सा बनेगा? विकल्प हमारा बी बन जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दिया गया है इसमें पहला विकल्प कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। बताइए। इसमें क्या है ना कि 2018 में जो है भारतीय संसद ने संविधान में 102वां संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। इसे बताना कौन सही है। केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2, केवल 1। बताइए। उसमें है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया। सही गलत है? ये हमारा गलत है, क्योंकि जो एंग्लो मतलब इंडियन को जो है हटाया गया था वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया था। ये कब पारित किया गया था? 2020 में। दूसरा हमारा गलत है, केवल 1 सही है, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि सूची 1 भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां को सूची 2 अध्यक्ष से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है पहले जो समिति दी गई है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी थे।
संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस तरह जो हमारा क्या बन रहा है, 3 1 2 4 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गया है समितियां, एक तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो इसमें दिए गया है व्यवसाय का आदेश समिति, ये सुमेलित है कि नहीं है? ये तो हमारा सुमेलित है, क्योंकि व्यवसाय का आदेश समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर के एम मुंशी जी थे। उसके बाद दिया गया है कि संविधान सभा के कार्यों पर समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी थे, ये भी सुमेलित है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष थे एस वर्धाचारी जी थे। तो ये हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद है चौथा प्रेस दीर्घा समिति, इसके जो अध्यक्ष है उषा नाथ सेन, ये भी सुमेलित है। तो 1 2 4 सुमेलित है, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा, 3 युग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम सत्ता के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती है, उस राज्य का संविधान निर्मित करती है। दिया गया है कि उपर्युक्त कथन किसका है? दिए गए हैं लास्की का, गिलक्रास्ट का, ब्राइस का, डायसी का। बताइए। तो जो इसमें दिया गया है कथन कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती है, ये जो कथन है कि उस राज्य का संविधान निर्मित करती है, डायसी कथन है। किसका कथन है? डायसी कथन है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार है? दिए गया है विकसित संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान। विकल्प दिए गया है केवल 1 और 4, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 और 4। बताइए। तो इसमें दिया गया है कि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के जो प्रकार हैं, मतलब कौन कौन से संविधान आते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर निर्मित होते हैं। तो इसमें जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 संविधान आते हैं। कौन कौन से? विकसित संविधान आता है और निर्मित संविधान आता है। लिखित और अलिखित संविधान जो है ये जो है प्रथाओं के अनुसार आते हैं, मतलब किस प्रथा के अनुसार विकसित हुए हैं, लिखित है कि अलिखित है। और जबकि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर जो है इसके प्रकार होते हैं विकसित और निर्मित संविधान। तो हमारा विकल्प 1 और 4 है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन दिए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कारण है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो बताइए इसमें से हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो कथन दिया गया है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सही गलत है? ये तो सही है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें क्या क्या है? इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। प्रारंभ जो है कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो पहला कथन हमारा सही है। कारण जो दिए गए भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं, निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, मतलब इसी वजह से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कारण सही है और जो है कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा सही? विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं? दिया गया है कि विभिन्न स्रोतों से लिए गए संविधान, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। कूट दिए गए 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 1 2 और 4। बताइए। तो इसमें देखा जाए जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, विभिन्न स्रोतों से लिए गए संविधान है, ये तो सही है। दूसरा संसदीय संप्रभुता और न्याय सर्वोच्चता, ये भी सही है। सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, सही गलत है? हमारा गलत है, ये तो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। किसकी? अमेरिकी संविधान की विशेषता है।
चौथा, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। 1 2 4 सही है, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। कारण यह है कि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। तो बताइए इसमें हमारा कथन और कारण में से कौन सही है या फिर दोनों सही है। इसमें जो कथन दिए गए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। सही गलत है, ये हमारा सही है। कारण है कि अमेरिकी संविधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान दिए गए भारतीय संविधान में, उसमें निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। कारण सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। इसमें बात यह है ना, जैसे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो कानून के द्वारा सही है उसका पालन किया जाता है अनुच्छेद 21 में, जबकि अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया, यानी कि उचित प्रक्रिया का ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिख दिया गया है वही मतलब कानून के हिसाब से सही है, उसी प्रक्रिया का पालन कीजिए, ऐसा नहीं है। जो है समय के अनुसार जो सही है, जो उचित है, उसका पालन किया जाता है। तो इसमें जो है कारण सही है और कथन सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा, विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज व्यवस्था प्रदान की गई थी। दूसरा, वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का प्रावधान है। बताना कौन सा सही है। विकल्प है एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें देखा जाए कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज व्यवस्था प्रदान की गई थी। सही गलत है हमारा, सही है। दूसरा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का प्रावधान है। ये भी सही है, ये भी सही हमारा। दोनों कथन है। त्रिस्तरीय मतलब होता है जो अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ी गई है। तो दोनों कथन हमारे सही है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। दिया गया है विकल्प में प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। विकल्प दिया गया है कि 1 3 और 4, 1 2 और 3, 2 और 3, 3 और 4। बताइए इसमें से जो है कौन सा प्रावधान जो है ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। इसमें से देखा जाए जो ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया ग्रहण की गई है, एकल नागरिकता ग्रहण की गई है, और इसमें देखा जाए जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हैं, ये जो है यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ से, और मौलिक कर्तव्य भी वहीं से लिए गए हैं। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं। दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। विकल्प में है केवल 1 2 और 3, 3 और 4, 1 2 और 3 4, 1 3 4। बताइए। इसमें देखा जाए जो फ्रांस से ग्रहण किए गए प्रावधान, उसमें है गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। 3 और 4, 3 और 4 हमारा विकल्प में भी सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये लिया गया है आयरलैंड से। तो विकल्प हमारा कौन सा, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है सूची 1 भारतीय संविधान द्वारा ग्रहण प्रावधान को सूची 2 संबंधित देश से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है, इसको मिलाइए। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हाँ,
दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और जो डी दिया गया है बी द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई है। तो इसमें हमारा कौन सा बन रहा है? विकल्प हमारा बन रहा है 4-3-2 बन रहा है 4-3-2-1। विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है भारतीय संविधान उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान वाइमर संविधान से लिया गया है। बताना है कौन सही है। विकल्प है केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें देखा जाए तो भारतीय संविधान द्वारा की जाए आपातकालीन जो प्रावधान लिए गया है, इसमें है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो दूसरा कथन हमारा गलत, केवल एक सही है। हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। कारण है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान की सहायता ली गई है। बताइए इसमें से कथन सही है, कारण सही है, या फिर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? बताइए। इसमें देखा जाए ना, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा से ग्रहण किए गए हैं? दिया गया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तीसरा, एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय। चौथा, एक न्यायालय में ऋण संबंधी प्रावधान। पूर्ण यह है केवल 2 और 3, 1 2 और 3, 1 3 और 4, 3 और 4। बताइए। तो इसमें देखा जाए, जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में कनाडा से लिए गए हैं, तो कनाडा से जो लिए गए हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना है, तो लिया गया है। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी लिया गया है। तीसरा, कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी लिया गया है। चौथा, कि न्यायालय में ऋण संबंधी प्रावधान, ये नहीं लिया गया है। आप लोग बताइए कमेंट में ये कहाँ से लिया गया है। तो 1 2 3 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प कौन सही है? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन की संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं? पहला सीमा दी है कि नीतियों में निरंतरता का अभाव। दूसरा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन। विकल्प में है केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए इसमें से कौन सी व्यवस्था जो है संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं? जो इसमें सीमाओं दिए गए हैं कि नीतियों में निरंतरता का अभाव, ये भी सही है। दूसरा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन, ये भी सही है। दोनों हमारा सही है, तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षतात्मक प्रणाली को अपनाया गया है? दिया गया है विकल्प में ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, जो शासन की अर्ध संघीय या अर्ध अध्यक्षतात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, वो कहाँ अपनाया गया है? फ्रांस में अपनाया गया है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि फ्रांस में जो है ना, संसद की शक्तियाँ बहुत कम है। यहाँ संसद केवल मार्गदर्शक सिद्धांत ही बना सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सरकार को कानून बनाने की पर्याप्त शक्ति मिली हुई है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों को मनमानी करने से रोकना एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा है कथन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइए। इसमें जो कथन दिए गए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है सरकार अथवा मंत्रिमंडलों को मनमानी करने से रोकना है एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो है विकल्प कौन सा बना? विकल्प हमारा डी बन जाएगा। एक और दो दोनों बन जाएंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में वर्णित है? दिए गए भारत का राष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। विकल्प है केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन, केवल एक और तीन। बताइए। इसमें जो है कि जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है उसमें जो शपथ का प्रावधान दिया गया है उसमें है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा विकल्प हमारा बी बन जाएगा, केवल दो और तीन। और भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रावधान दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो विकल्प हमारा बी सही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नहीं जो इसमें जो क्षेत्र दिए गए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। विकल्प में है एक दो और तीन चार, एक दो और तीन, एक तीन चार, दो तीन चार। बताइए। इसमें जो छठी अनुसूची में प्रावधान दिया गया है मेघालय प्रावधान दिया गया है, मिजोरम दिया गया है, त्रिपुरा दिया गया है और असम है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो दो तीन चार हमारा सही है, विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाओं को स्थान दिया गया था। दूसरे कथन की इस अनुसूची में अंतिम परिवर्तन वर्ष 2000 में किया गया था। बताने कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, एक और दो दोनों। बताइए। इसमें देखा जाए तो पहला कथन है कि इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाओं का स्थान दिया। सही गलत है? गलत है। 8 भाषाओं को नहीं 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। अभी हम लोग एक क्वेश्चन आया था पीछे उसमें हम लोग इसको वर्णन किया गया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 14 भाषाओं। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस अनुसूची में अंतिम परिवर्तन वर्ष 2011 में। सही गलत? ये भी गलत है। अंतिम परिवर्तन जो किया गया था वो 2003 किया गया था। कौन सा संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन था। इसमें जो है बोडो, डोगरी और कौन सी थी? मैथिली और संताली भाषा, 4 भाषा जोड़ी गई थी 2003 में। तो दोनों कथन गलत है, तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। कथन दिया गया है शासन की संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती है। कारण दिए गए कि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। तो बताइए कथन सही है, कारण सही है, या दोनों सही है, या फिर कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? बताइए। इसमें देखा जाए कथन जो है ये मतलब से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि शासन की संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती है। कथन सही है। कारण जो है कि एक अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन जो है सरकार को अस्थिर कर सकता है। कारण सही है। और कारण जो है कथन व्याख्या कर रहा है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं? दिया गया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के संबंधित प्रावधान। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनयन। बताना कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रावधान, ये आयरलैंड से लिए गए हैं या मतलब कहीं और से लिए गए हैं? बताइए। तो ये तो हमारा गलत है। आयरलैंड से नहीं लिए गया, ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। दूसरा एक राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनयन। ये तो सही है। तो विकल्प सी हो जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है एकल संप्रभु देश, एक पूंजीवादी देश, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश, एक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश। विकल्प दिए गए हैं केवल दो और तीन, तीन और चार, एक तीन और चार, एक दो और तीन। बताइए।
तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत है ना, वो एक संप्रभु देश है, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है, एक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तो 1, 3, 4 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा, एक भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। तुम्हें बताना है कौन सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें जो कथन दिए गए पहला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये गलत है। गलत है ना। गलत इसलिए है क्योंकि 44वां संविधान संशोधन नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पहला कथन गलत है। दूसरा, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। सही है। केवल दो सही है, विकल्प हमारा ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए, दूसरा कारण आर है। कथन में है भारत एक गणराज्य है। कारण में भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसमें बताना है कथन ए सही है, कारण आर सही है, या दोनों सही है, या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। तो इसमें देखा जाए कथन है भारत एक गणराज्य है, ये भी तो सही है कथन। कारण है भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, कारण सही है। कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित किस संवैधानिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। दिया गया है जो संवैधानिक वाद में बेरूबारी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973। विकल्प दिए गए केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, या केवल एक। बताइए। इसमें जो है बेरूबारी संघ मामला 1960, इसमें क्या किया था ना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। और जो मतलब हिस्सा माना गया तो केशवानंद भारती मामला 1973 माना गया था। तुम्हारा जो है दो सही है, केशवानंद भारती मामला 1973। तो विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न है। दिए गया है कि नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन में है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कारण में है कि भारतीय संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। तो बताइए इसमें से कारण सही है, कथन सही है, दोनों सही है, या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। पहली बात क्या है ना कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे आवश्यकता पड़ने पर जो है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। जीवंत मतलब यही होता है कि वो मतलब वो जैसे जीवित जैसा है, उसको जब चाहें आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार। अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारत संविधान जो है भारत की संसद को आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने की शक्ति या अनुमति देता है। तो कथन भी सही है और कारण सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। दिया है विकल्प में 5, 7, 9, 13। बताइए। तो जो है प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 में जो वाद आया था, इसमें जो है न्यायाधीश जो संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया था जिसमें आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया, तो उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी कितनी थी? 13 थी। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरा कारण आर है। कथन में है कि भारतीय संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। कारण में है गोलकनाथ मामले में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसमें बताना है कथन सही है, कारण सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। इसमें जो प्रावधान है कि संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया जिसने जो है संसद को संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को संशोधित करने में सक्षम बनाया था। तो इसमें जो है कथन तो सही है, और कथन जो सही है इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि गोलकनाथ मामला जो 1967 में आया था,
इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद जो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, तो उसी को निरस्त करने के लिए जो है संसद द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया था। तो कारण सही है, तो कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था? दिया है विकल्प में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। बताइए। इसमें जो है इच्छा मृत्यु को जो मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था, ये आया था अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। किसमें? अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ के वाद में। कब आया था ये? 2011 में आया था। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, हाँ, जौहर बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? दिया है विकल्प में सबरीमाला मंदिर प्रवेश, आधार पैन कार्ड से जोड़ना, समलैंगिकता, पदोन्नति में एससी एसटी आरक्षण। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें क्या है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद जो है ये कब आया था? 2018 में आया था। इसका जो विषय था कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो है, आईपीसी धारा 377 को अवैध ठहराना या समलैंगिकता को वैधता प्रदान करना था। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, समलैंगिकता। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि प्रसिद्ध लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि इस वाद का निर्णय सजा याफ्ता विधायिका सदस्यों को आयोग घोषित करता है। दूसरा है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया था। इसमें बताना है कौन सा सही है। विकल्प दिया केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक और दो दोनों। बताइए इसमें से कौन सही है? इसमें जो वाद आया था लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद, ये कब आया था? ये 2013 में आया था। इसमें क्या था कि इसमें कहा गया था कि एक सांसद या विधायक जो कि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है को न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा और वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा तथा उसे जेल अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। तो विकल्प हमारा जो इसमें पहला कथन सही है, ये तुम्हारा सही है। दूसरा कथन है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया था। ये सही गलत है? ये हमारा गलत है। ये जो वाद आया था सरला मुद्गम बनाम भारत सरकार वाद आया था 1995 में। इसका 1995 में इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया था। कौन से वाद में आया था? सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार के वाद में। तो दूसरा कथन हमारा सही है, तो हमारा केवल एक सही है, तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म दिया गया है, एक तरफ दिया गया है प्रसिद्ध वाद दिया गया है और दूसरी तरफ मूल संरचना में शामिल तत्व दिए गया है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो पहला है जो है मिनर्वा मिल्स मामला, ये कब आया था? 1980 में आया था। इसमें जो है कि मौलिक अधिकारों व निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन। सही है गलत है? ये तुम्हारा सही है, सुमेलित है। और दूसरा जो है भीम सिंह मामला 1981, इसमें जो प्रावधान किया गया था कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय, ये भी सुमेलित है। और तीसरा जो है इंदिरा साहनी केस, इसमें जो दिए गए कानून का शासन, सही गलत है? ये भी हमारा सही है। इसमें जो सही है तुम्हारा फिर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसमें विकल्प दिए गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, फ्रांस। बताइए। तो जो न्याय का आदर्श जो है वो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। न्याय मतलब कौन कौन सा? जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को 5 अलग-अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। दूसरा है कि आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग-अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है। इसमें बताना कौन सही है। विकल्प है केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। बताइए। तो पहला कथन जो दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को 5 अलग-अलग रूपों में समाविष्ट किया गया। सही गलत है? गलत है। 5 नहीं, 3 अलग-अलग रूप हैं। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा जो कथन दिया कि आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग-अलग सदस्यों की संपत्ति के समान वितरण से है। सही गलत है? ये हमारा सही है। दूसरा कथन सही है। तुम्हारा विकल्प बन जाएगा डी, केवल 2। इस तरह से हम लोगों को जो है मेक आईएएस का दूसरा पेपर जो है समाप्त होता है। इसको आप रिवीजन करिए और जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे उसका साथ नोट्स भी बनाइए, तब जो है टेस्ट को सॉल्व करने से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।